अलग अलग किस्म के डांस देखे होंगे, अलग अलग लोगों के डांस देखे होंगे। हर मौके पे, उत्सव पे शादियों का तंबू है और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास बने हुए हैं। ये माओवादी सदस्यों को आप देखेंगे, ये देखिए माओवादियों का बनाया ग्रेनेड लॉन्चर है। बस्तर वो कैनवास जिस पर कुदरत ने अपने सबसे सुंदरतम हिस्से को उकेर दिया है और एक प्रश्न स्वर्ग सी सुंदर इस जमीन पर सर उठाए पूछता है। वो प्रश्न है, सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? कल बीजापुर से बहुत ही दर्दनाक खबर आई। वहाँ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई है। मैं स्तब्ध हूँ ये सुनकर, ये जानकर, और कुछ शब्द नहीं है, लेकिन हम उन्हें कैसे याद करते हैं, लोग उन्हें कैसे याद करते हैं, ये जानेंगे। इससे पहले एक पोस्ट में पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने पोस्ट किया था कि बस्तर वो कैनवास जिस पर कुदरत ने अपने सबसे सुंदरतम हिस्से को उकेर दिया है और एक प्रश्न स्वर्ग सी सुंदर इस जमीन पर सर उठाए पूछता है। वो प्रश्न है, सीधे मौत की सज़ा देते हो, वजह क्या है? सीधे मौत की सज़ा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? ये पोस्ट 20 दिसंबर को मुकेश चंद्राकर ने किया था फेसबुक पर और आज वो हमारे बीच नहीं है। अक्सर वो दादा कहते थे, जब भी फ़ोन लगाते थे दादा कहते थे। मैं बोलता भी था कि भैया मैं छोटा हूँ, दादा मत कहा करिए। तो बोलते थे ये मेरा प्रेम है, आप इसे स्वीकारिए। आज दादा हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मैं भी उन्हें दादा कहता था। आज दादा हमारे बीच नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश की मीडिया उनको कवर कर रही है। ऐसे में हम भी अपने न्यूज़ रूम में बात करेंगे, जो लोग उनसे मिले हैं, जो लोग उनसे बात किए हैं, उनकी यादों में मुकेश दादा कैसे हैं, कब तक उनकी यादों में मुकेश दादा कैसे जीवित हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नितेश भैया हैं। आप अभी रिसेंट ही उनसे मिले थे, कैसा था आपका अनुभव उनसे मिलने का? जी बिल्कुल, देखिए मतलब ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं बस्तर कई बार गया, हर ज़िले में मैं गया हूँ, ये मेरा सौभाग्य चप्पे चप्पे में। और मुझे याद है कि मैं एक यात्रा में बस्तर में था और वहाँ के बहुत सारे पत्रकार थे और मुकेश भाई ऐसे सहज खड़े हो गए कि जैसे जानते ही नहीं हैं। फिर मैंने पूछा भैया कौन, फिर परिचय हुआ, फिर पता चला कि बस्तर जंक्शन उनका ख्याति प्राप्त चैनल है वहाँ का, लेकिन देखने में बिल्कुल सहज। बस्तर की एक खूबसूरती ऐसी भी है कि वहाँ के लोग स्वीकार लेते हैं, बिल्कुल सहज होते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द कोई बड़ी पर्सनैलिटी, ना ही उनको कभी अहंकार होता है। तो कमोबेश उनके साथ भी ऐसा था और बिल्कुल सहज, प्यार देना, बताना खुद से कि ये ऐसा किया जा सकता है, अंदर की कहानियाँ बताना कि क्या कैसा होता है। ये तमाम ज़्यादा बड़ा मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन एक जो छोटी सी मेरी जो याद है, बड़े सहज व्यक्तित्व के धनी थे और पूरी एक एक जानकारियों से दुरस्त कि कैसे क्या होता है तमाम चीज़ें। लेकिन दुखद है कि उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई और अब सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। बस्तर के चप्पे चप्पे में, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसे जगहों में जाकर मुकेश भैया रिपोर्टिंग किया करते थे। आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी बस्तर में चप्पे चप्पे में जाते हैं। अब क्या चुनौती देखते हैं इस घटना के बाद? आपके मन में क्या आया कि अब कैसे रिपोर्टिंग होगी, कैसे पत्रकारिता होगी? मैं कल बैठा भी था, व्यथित था सौरभ, और मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी इनके लिए, अगर आप कहें तो मैं उसको, गरीबों को रौंदने वालों से पूछ लो तो बुरा लग जाता है, सिस्टम की खामियां बताओ तो बुरा लग जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वालों से सच पूछ लो तो बुरा लग जाता है, आम आदमी को मार डालने वालों से पूछ लो तो बुरा लग जाता है, टैक्स का पैसा चूसने वालों से पूछ लो तो बुरा लग जाता है, धर्म को धंधा बनाने वालों से पूछ लो तो बुरा लग जाता है, बेईमान नौकरशाहों से पूछ लो तो बुरा लग जाता है, जनता के हक की बात पूछ लो तो बुरा लग जाता है, बदहाली पर पूछ लो तो बुरा लग जाता है, कंगाली पर पूछ लो तो बुरा लग जाता है, भ्रष्टाचारी ठेकेदार से भ्रष्टाचार पर पूछ लो तो मुकेश चंद्राकर को मार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी के लाल को कायरों ने मौत के घाट उतार दिया और मुकेश ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर अपने आखिरी शब्द लिखे बोल रहा है, सीधे मौत की सज़ा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? मेरी इन लाइन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर वर्ग के
जो तानाशाह किस्म के लोग होते हैं, जो अपने आप को इगोइस्टिक होते हैं, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हर दिन चुनौती एक रिपोर्टर को फेस करनी पड़ती है। आप बिल्कुल किसी को निशाने में नहीं लेते हो, आप सामान्य ढंग से भी एक अभिव्यक्ति क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें भी तिलमिला उठते हैं ऐसे कई लोग। और अब लगता है कि पत्रकार समाज एक होकर पत्रकार को इतनी ताकत देगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, महाराष्ट्र में एक कानून है कि अगर पत्रकार को थ्रेट दिया जाता है या कुछ राज्यों में, तो वहाँ आईजी की निगरानी में पत्रकारों की 3 स्तरीय समिति बनती है, 3 सदस्यीय समिति। तो इस तरह के कानून भी आएँ, इस तरह की चीज़ें भी आएँ, ताकि एक पत्रकार साहस के साथ काम कर सके। जो गलत करता हो किसी भी तबके में वो गलत है, उसके साथ गलत कानूनी प्रणाली से न्याय होना चाहिए, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो तालिबानी सज़ा दे दे किसी को। तो यही है सौरभ, यही चीज़ कहूँगा। और बस मुकेश को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और उन जैसे सज्जन व्यक्ति को, जिसको सच में कहते हैं सज्जन, सीखने की ललक। सोचो 1.5 लाख फॉलोवर हैं लेकिन ड्रोन सीख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एक शॉट बना रहे हैं, उर्दू के अल्फाज जोड़ रहे हैं। एक बस्तर में इतना होनहार व्यक्तित्व होना बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी। सच में नितेश, बहुत बड़ी क्षति है ये। कल से जब से हुआ है पूरा बस्तर गमगीन है, हजारों लोगों की संवेदना है। हम और भी आगे चलेंगे, अंदर न्यूज़ रूम में लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या यादें हैं। हमारे साथ रवि भैया हैं, और रवि भैया बहुत करीब से मुकेश भैया को जानते थे, उनसे बातें करते थे। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी याद में मुकेश भैया कैसे हैं। भैया बताइए, कल जब से शोक की खबर आई है उसके बाद कैसा रहा, कैसे आपने, मतलब क्या क्या यादें आ रही हैं उनकी, कैसे आप सोच रहे हैं उनके बारे में? कल से कुछ ना लिखा नहीं जा रहा था, ना ही कुछ बोला जा रहा था कि क्या बोलूं क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि कल सुबह 6:37 में सोया हुआ था, तब युकेश भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। युकेश भैया का फ़ोन आया, फिर मैंने फ़ोन किया, फिर बातचीत नहीं हुई। लेकिन वो उस दर्द को समझिए कि वो सुबह से फड़फड़ा रहे थे, उनका भाई नहीं मिल रहा था। जब हमें पता चला हम भी फड़फड़ाने लगे, क्योंकि वो दादा दादा की आवाज़ कान में गूंजने लगी मुकेश भैया की। और धीरे धीरे दोपहर के बाद जब शाम होने लगी तब डर लगने लगा। डर इतना लगने लगा कि कुछ भी खाने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं है, ब्रेकिंग की एक लाइन लिखने का मन नहीं है। बहुत गहरा जुड़ाव नहीं है मुकेश दादा से, लेकिन उनकी पत्रकारिता की ताकत को मैं समझता हूँ। जो बस्तर को लोग नक्सलगढ़ के रूप में बोलते थे, उसी बस्तर को वो स्वर्ग के रूप में देखते थे, बस्तर को स्वर्ग के रूप में जीते थे। और बस्तर के साथ कोई भी कुछ गलत करेगा उसके लिए लड़ जाते थे। उनके शब्दों में वो ललकार फील करता था मैं। उनके एक एक शब्दों में आप देखिएगा, उनके फेसबुक में भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो शब्द नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है, उसमें वो ललकार फील होता है। और साथ ही वो मौत को मात देने वाली बात करते थे हमेशा, कि मौत से मतलब सबसे बड़ा डर तो मौत ही है, लेकिन उसी डर को हल्के में लेते थे। ये सच्चाई है। और मैं सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए हूँ कि युकेश भैया से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। कल दिन भर हमारी बातचीत हुई, लेकिन जब पता चल गया उसके बाद मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, नज़रें नहीं मिला सकता मैं उनसे, क्योंकि उनको एक हौसला, एक उम्मीद, एक धैर्य रखने की बात मैं उनसे बार बार कह रहा था। जब वो फपक फपक कर रो रहे थे, तब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर पाऊँ अभी की स्थिति में। तो मुकेश भैया को ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे। आप बता रहे थे कि मौत को हाथ में लेके चलते थे। उनकी रिपोर्टिंग, जहाँ पर लोग सोचते भी नहीं थे जाने का, वहाँ से वो रिपोर्टिंग करते थे, लाइव जाते थे। और जब पुलिस, जिसके कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की रक्षा करने की, उनके ऊपर भी संकट आता था, तो वहाँ पर मुकेश चंद्राकर खड़ा होता था। वो जाते थे, नक्सलियों की मान से पुलिस को भी छुड़ा कर लाए हैं। ऐसी पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? पत्रकारिता राजधानी में रह के हमने जो सीखी है वो पत्रकारिता अलग है। जो बस्तर में जो पत्रकारिता की जाती है, जिन चुनौतियों के साथ की जाती है, उसको फील करने से भी इंसान समझ जाए कि आज भी देश में वो पत्रकारिता ज़िंदा है जिस पत्रकारिता के लिए भारत को जाना जाता था। क्योंकि मुकेश चंद्राकर वो आदमी है, वो पत्रकार है, वो युवा है जो
नक्सलियों के गढ़ में घुसकर, मतलब जहाँ नक्सली रहते हैं, जहाँ उनका कैंप होता है, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों में से एक है। वहाँ जाकर सीआरपीएफ के जवान को छुड़वा कर लाने वाले पत्रकारों में से एक हैं। तो उनकी पत्रकारिता पर कोई सवाल उठाए तो हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि युकेश भैया ने अभी उनके जन्मदिन पर एक पोस्ट किया था। अगर वो पोस्ट लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो दुख होगा, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। अगले जन्मदिन से पहले शादी करवाने की बात कर रहे थे युकेश, और आज उनके अर्थी को कंधा दे रहे हैं। वो सोचिए उनके अंदर कितना तकलीफ़ होगा, कितना दुख होगा। उस दुख का भार किसी पहाड़ से भी ज़्यादा होगा। बस, धन्यवाद। जो व्यक्ति मौत को हाथ में लेकर चलता था, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनका ऐसे जाना सभी को खल रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथी। रुचि हैं हमारे साथ। रुचि, कल से आप मुकेश चंद्राकर के बारे में बहुत सारी खबरें लिख रही हैं और लगातार आप खबरें पढ़ रही हैं। क्या लग रहा है आपको उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद? और पत्रकारिता को लेकर आपके जहन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? कल से जब से ये खबर सामने आई, पहले एक इनपुट आया कि उन लापता हैं वो 3 दिन से, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, उनका मोबाइल बंद है। ये सुनते ही इतना अजीब लग रहा था कि मतलब कैसे एक पत्रकार जो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सबकी खबरें पहुंचा रहे थे, वो ही गुमशुदा हो गए। उनके बारे में ही कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। वो सुन के मतलब जैसे ही आया, मैं एक एमपी की काफ़ी बड़ी, जो कल पीथमपुर में कांड चल रहा था, बवाल चल रहा था, उसको लेके खबर थी। उस खबर को छोड़ के मैंने सबसे पहले ये खबर को बनाना शुरू किया। जैसे ही मैंने सुना कि एक पत्रकार, युवा पत्रकार, महज 27-28 साल की उम्र थी मुकेश चंद्राकर जी की, उनकी गुमशुदगी की खबर मिलती, तुरंत सबसे पहले मैंने पूरा इनपुट लेके उस पर खबर बनाना शुरू किया। सवाल तो मन में बहुत सारे आ रहे थे कि एक पत्रकार ही कैसे, मतलब उनके साथ क्या, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, भ्रष्टाचारियों का खुलासा कर रहे थे उनके बारे में। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ये खबर कवर किए ही थे, थोड़ी देर बाद इनपुट आता है कि अब वो नहीं रहे। सेप्टिक टैंक से उनका शव मिला, मतलब न्यूज़ रूम में सब लोग शॉक्ड। एक सेप्टिक टैंक में, मतलब उन्हें, उनकी हत्या करके उन्हें टैंक में रख के वो कवर कर देना बहुत ही दुखद था। ये सुनने के बाद हम सब लोग स्तब्ध रह गए कि कैसे इसको कवर को, मतलब इस न्यूज़ को कवर करना। हम खुद अभी इस फील्ड में नए आ रहे हैं और एक युवा पत्रकार साथी के साथ ही ऐसा होना बहुत दुखद था। हम खुद, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि अंदर से क्या चीज़ें हो रही, मैं कैसा फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ मैं जी। और सब पत्रकारिता पे तो बिल्कुल ये सवाल खड़े कर ही रहा है कि कैसे, मतलब 3 दिन तो किसी पत्रकार के बारे में पुलिस उसे नहीं खोज पाई। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे नहीं खोज पाई उन्हें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे एक समाज का आवाज़ बनने वाला पत्रकार, कैसे युवाओं के बारे में बात करने वाला, बस्तर के आदिवासियों के बारे में, वंचितों के बारे में बात करने वाला पत्रकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पत्रकार हमारे बीच आज नहीं है। कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कैसे ये सारी चीज़ें हो गई? बहुत व्यथित है मन। और भी लोगों से बात करूँगा। आउटपुट में जो लोग हैं वो कल से खबरें चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ चौबे सर हैं। सर, कल से जब से खबर आई है मुकेश चंद्राकर जी की हत्या की, और आप लोग लगातार खबर चला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मन कितना व्यथित है उसके बारे में बताइए। देखिए, व्यथित छोड़िए, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। व्यथा तो ठीक है हमारे पास, लेकिन आप सोचिए कि एक पत्रकार जो ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करता है, बस्तर जैसे इलाके में, वो सरकारी नियमों कानूनों के धज्जियाँ उड़ाने वालों की पोल खोलता है, और इसके बाद उसके साथ आप देखिए कि किस तरह बर्बरता की जाती है। अब तक हम नक्सलियों से की खबरें सुनते थे कि वो किस तरह लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अब ठेकेदार, गड़बड़ी करने वाले लोगों की पोल खोलना, पत्रकार को साहस दिखाना इतना भारी पड़ रहा है। आप देखिए, सेप्टिक टैंक में एक पत्रकार की लाश मिल रही है। मतलब हम लोगों के लिए सोचिए गुस्सा कितना है। मतलब व्यथा तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, व्यथित नहीं है, हम गुस्सा में कितने हैं। आप सोचिए कि हम सुरक्षित महसूस करें अपने आप को कि नहीं करें, पत्रकारिता करें या नहीं करें, सरकार क्या कर चाहती है, क्या करें, ये सबसे बड़ा गुस्सा हमारे अंदर है। तो आप व्यथा को छोड़ दीजिए, हमारे गुस्से को आप समझिए, सरकार तक ये बात पहुँचे और हमारे गुस्से को सरकार समझे। इस बात को, सुरक्षा का इंतज़ाम करे, पत्रकारों की सुरक्षा करे, और गड़बड़ी करने वालों को सज़ा मिले इसकी। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, भरोसा मिलना चाहिए।
हम और इससे ज़्यादा तो मैं पत्रकार साथी के लिए क्या कहूँ कि परिवार के लिए जो संवेदना हमारे दिल में है, कुछ कहने के लिए नहीं है हमारे पास। मैं सच में बहुत व्यथित हूँ इस बात को लेकर के। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, अनुराग हैं, हम इनसे बात करेंगे। अनुराग, कल जब पता चला कि मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई है, उनकी लाश सेप्टिक टैंक में मिली है, आप लोग लगातार खबर देख रहे थे, खबर चला रहे थे। उसके बाद मैं कल रात में आपसे बात भी कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे आप भी। क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? बिल्कुल, कल जब दोपहर को खबर बना रहा था तो वो गुमशुदगी की खबर मेरे पास आई हुई थी, और थोड़ी देर के बाद ऐसी खबर आती है क्या कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमा था, क्योंकि मुकेश चंद्राकर जी से मैं कभी पर्सनली मिला नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मेरी पर्सनल क्षति है। और 2021 में मैंने उसकी वीडियो देखा हुआ था कि वो जवानों को लेकर अपने बाइक से वापस आ रहे थे, और उसके बाद मुझे कल जानकारी मिली क्या कि ये मुकेश चंद्राकर जी वही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है मेरे लिए, और बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित है मेरा मन इन चीज़ों को लेकर। आप युवा हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता पे जब ऐसे प्रहार आप देखते हैं तो आपके मन में क्या लगता है, कैसे देखते हैं फिर आप पत्रकारिता को? कल जो है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं एक पोस्ट देख रहा था कि प्रधानमंत्री के ऊपर प्राइम टाइम में बैठकर सवाल करना बहुत ईजी है, लेकिन जब आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, वहाँ के ठेकेदार के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं, मुखिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरपंच के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कठिन काम है आपके लिए एक पत्रकार होने के नाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम बातें करते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है पत्रकारिता के क्षेत्र में वो काफ़ी नीचे है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि जो एक ठेकेदार रहते हैं, एक मुखिया रहते हैं, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि एक आम पत्रकार जो है वो खुल के सवाल नहीं कर सकता है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो दुनिया के सामने नहीं ला पाता है। तो एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है तमाम पत्रकार बंधुओं के लिए। ठीक है अनुराग। और भी हमारे साथ साथी हैं जो उनके साथ काम किए हैं, उनसे मिले हैं। दुर्गेश जी हैं, मैं उनसे बात करने के लिए जाता हूं। दुर्गेश जी कई बार बीजापुर गए हैं और मुकेश चंद्राकर जी से मिले हैं, उन्हें देखे हैं, उन्हें सुने हैं। तो दुर्गेश के मन में क्या है, मुकेश की यादें, वो मैं जानना चाहता हूं। जब भी कभी बस्तर में कोई बड़ी घटना होता था तो सबसे पहला डायल नंबर मुकेश भैया का ही होता था, और वहाँ जाते थे तो पहला गाड़ी मतलब सब व्यवस्था गाड़ी बाइक से जाना वो कर देते थे, पहले से करके रखते थे, और फ़ोन लगाते थे, भैया ये हो गया और क्या करना है बताइए। मतलब कितना भी व्यस्त रहने के बाद भी वो समय देते ही थे, कहीं भी रहे वो आ ही जाते थे। दादा स्टोरी करना है, यही स्टोरी है, इसमें काम करेंगे। और जैसे भी नक्सली घटना होती थी तो अंदर जाते थे तो पहला मतलब काफिला में उनका ही पहला बाइक रहता था, उनको ही हम लोग फॉलो करते थे और जाते रहते थे। कहीं भी कुछ दिक्कत होता तो बता देते यहाँ नहीं जाना, वहाँ अगल बगल नहीं जाना है, ये स्टोरी ऐसा करना है। ये सब उनकी मतलब पूरा वो इतने मंझे थे, बीजापुर के हर कोने को जानते थे ना, कि कहीं भी हम आँख बंद करके उनके पीछे जाते थे कि जहाँ ले जा रहे हैं बस, और वो पहुँच जाते थे हम लोग। ये है उनका। कल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र सर बता रहे थे कि पूरे देश से कोई भी पत्रकार अगर बीजापुर जाता था तो उसका ठिकाना मुकेश का घर ही होता था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? उनके घर में सोना, खाना, रहना ये होता ही था उनके यहाँ। और उनके घर में दो चार दोस्त रहते थे, सब रहते थे, एक जगह सोते थे, नीचे सोते थे। भैया हम लोग कभी भी मतलब असुविधा नहीं हुआ कभी कि ऐसा लगा नहीं कि घर से बाहर है हम लोग। कभी खुद से चाय बना देना, चाय पी लो, भाई नहीं दादा चाय पीना पड़ेगा, चाय पी के जाना, ये करना। और मान लो कभी ऐसा होता था कि स्टोरी करके हम लोग कहीं जाते थे, रास्ते में मिलने आ जाते थे। ये था उनकी बस ये कहानी। उनको बहुत दुखद है कि इतना घटना हो गया। मतलब अभी भी उम्मीद नहीं हो रहा कि मुकेश भैया चले गए हैं। कल से इतना मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था कायदे से, लेकिन ये सब हो गया। तो न्यूज़ रूम में सभी की अपनी अपनी यादें हैं। मुकेश चंद्राकर, जिन्हें हम दादा कहते हैं क्योंकि वो सभी को दादा कहते थे, वो जब भी जिससे भी बात करते थे यही कहते थे कि दादा आइएगा बीजापुर, घूमिएगा, मेरे साथ रहिएगा। उनके कई सारे पोस्ट ऐसे होते थे जो वो सोशली इनवाइट करते थे कि दादा बीजापुर आइए, मैं अपने नज़र से बीजापुर दिखाऊंगा। तो ऐसे थे मुकेश चंद्राकर, एक ऐसा युवा पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता से लोहा मना दिया। बीजापुर में बैठे बैठे उस पत्रकार ने दिल्ली तक की खबर भेजी, दिल्ली तक ये खबर भेजी कि पत्रकारिता क्या होती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या होता है। जब जब संकट आया समाज पे, जब जब संकट आया गाँव वालों पे, जब जब संकट आया आदिवासियों पे, वंचितों पे, वो आवाज़ बीजापुर से लेकर दिल्ली तक उठती रही। लेकिन आज वो आवाज़ शांत हो गई है, आज वो आवाज़ शांत हो गई है। आज मुकेश हमारे बीच में नहीं है। कल से वीडियोस आ रहे हैं, कल से फोटोग्राफ्स आ रही हैं, वो इन चीज़ों को देखकर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यही सत्य है।
कि अब हमारे बीच में मुकेश नहीं है। मैं एक युवा पत्रकार होने के नाते ये वादा करता हूँ मुकेश दादा से, मुकेश चंद्राकर से ये वादा करता हूँ कि उनकी पत्रकारिता कभी ख़त्म नहीं होगी, उनकी सोच कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसा वो आवाज़ उठाते थे, जैसी वो पत्रकारिता करते थे, उनको देखकर हम बहुत कुछ सीखे हैं और वो सीख हमारे साथ हम लेकर जाएंगे। उनकी आवाज़ बनकर हम उठाएंगे, उनकी आवाज़ बनकर हम बात करेंगे, लोगों के वैसे ही मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठाते थे और उनकी पत्रकारिता को, उनको हम हमेशा के लिए अमर रखेंगे। बस्तर वो कैनवास जिस पर कुदरत ने अपने सबसे सुंदरतम हिस्से को उकेर दिया है और एक प्रश्न स्वर्ग सी सुंदर इस जमीन पर सर उठाए पूछता है। वो प्रश्न है, सीधे मौत की सज़ा देते हो वजह क्या है? सीधे मौत की सज़ा देते हो वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है?